कभी सोचा है कि हमारे मन के अंदर अच्छाई और बुराई के बीच कैसी कश्मकश चलती रहती है। एक एक लगातार संघर्ष सा। संघर्ष। और क्या हो अगर हम अपने अंदर के उस अंधेरे अनकंट्रोल्ड हिस्से को पूरी तरह बाहर आने दें। आज हम रॉबर्ट लुईस स्टीवनसन की 1886 की एक बहुत ही मशहूर और कह सकते हैं असरदार नॉवेला द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकल एंड मिस्टर हाइड की गहराइयों में उतरेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें इंसान के स्वभाव की, मन की जो जटिल परतें हैं उनमें ले जाती है। हमारी यह चर्चा इस किताब के एक डिटेल सारांश और उसके एनालिसिस पर आधारित होगी। हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि उसके जो गहरे मतलब हैं उन्हें समझें। हमारा मकसद है इस कहानी के जो मेन एलिमेंट्स हैं उन्हें देखना, जैसे इंसान का वो दोहरा स्वभाव, नैतिकता की पहेलियां और हाँ, खुद पर काबू रखना कितना जरूरी है। हम देखेंगे कि कैसे विक्टोरियन लंदन की वो धुंध भरी गलियों से निकलकर ये कहानी आज भी हमारे लिए मायने रखती है, चाहे वो साइकोलॉजी हो या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के संघर्ष। तो चलिए शुरू करते हैं 1886 के लंदन से। कहानी घूमती है डॉक्टर हेनरी जेकिल के इर्द गिर्द। डॉक्टर जेकिल एक जाने माने सम्मानित वैज्ञानिक है और वो एक खास किस्म की औषधि, एक दवा तैयार करते हैं जिसे पीकर वो अपने दूसरे रूप में बदल जाते हैं। एक क्रूर, बेलगाम और भयानक मिस्टर एडवर्ड हाइड। यहीं से शुरू होता है इंसान के अंदर छिपे वो दो चेहरों का खतरनाक खेल। कहानी को हम देखते हैं वकील गैब्रियल जॉन अटरसन के नजरिए से। अटरसन एक संजीदा, रैशनल इंसान है। वो भावनाओं से ज्यादा फैक्ट्स पर यकीन करते हैं। उनकी चिंता तब शुरू होती है जब उनके दोस्त और रिश्तेदार रिचर्ड एनफील्ड उन्हें एक अजीब घटना के बारे में बताते हैं। एनफील्ड ने देखा था कि कैसे मिस्टर हाइड नाम के एक छोटे कद के, अजीब से दिखने वाले आदमी ने रात के अंधेरे में एक छोटी बच्ची को बेरहमी से रौंद दिया और फिर बिना किसी अफसोस या शर्मिंदगी के मुआवजा देकर मामला रफा दफा कर दिया। हाँ बिल्कुल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये व्यवहार अटरसन को बहुत अजीब और परेशान करने वाला लगता है। बिल्कुल। और अटरसन का शक और गहरा हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि उनके पुराने और बेहद सम्मानित दोस्त डॉक्टर हेनरी जेकिल, उन्होंने अपनी सारी जायदाद इसी रहस्यमयी और खौफनाक मिस्टर हाइड के नाम कर दी है। ये बात तो अटरसन को हिला देती है। हाँ, कि कैसे उनका नेक और भला दोस्त ऐसे किसी वहशी इंसान से जुड़ा हो सकता है। ये सोचना कि किसी जाने पहचाने इज्जतदार व्यक्ति का किसी इतने अजीब और खतरनाक इंसान से क्या रिश्ता हो सकता है, ये कहानी में शुरू से ही एक टेंशन और रहस्य पैदा कर देता है। सही बात है, ये भरोसे और पहचान पर भी सवाल खड़े करता है। हाँ, और स्टीवनसन यहीं से कहानी का माहौल बुनना शुरू करते हैं। वो रहस्य और गॉथिक एलिमेंट का बहुत शानदार इस्तेमाल करते हैं। गॉथिक मतलब जैसे डरावना माहौल। हाँ, गॉथिक साहित्य या माहौल में अक्सर अंधेरा, डर, रहस्य, पुरानी या सुनसान जगह होती हैं और कभी-कभी कुछ सुपरनैचुरल या अप्राकृतिक घटनाएं भी। हाँ, तो लंदन की वो धुंध भरी गलियां, गैस लैंप की वो पीली धीमी रोशनी, रात का सन्नाटा, ये सब मिलकर कहानी के रहस्यमयी और कुछ हद तक डरावने माहौल को और घना बनाते हैं। और ये माहौल उस समय के विक्टोरियन समाज के कॉन्टेक्स्ट में और भी ज्यादा असरदार हो जाता है। अच्छा, कैसे? देखिए, विक्टोरियन इंग्लैंड में सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान और बाहरी दिखावा यानी कि रेप्यूटेशन बहुत ज्यादा मायने रखता था। लोग अपनी असल इच्छाओं और भावनाओं को समाज के डर से दबा कर रखते थे। मतलब एक तरह का पाखंड था। हाँ, ये तो सुना है। तो ऐसे समाज में छिपी हुई इच्छाएं, दोहरी जिंदगी जीना और दबे हुए राज, ये और भी ज्यादा विस्फोटक और खतरनाक बन जाते हैं। स्टीवनसन इसी पाखंड पर चोट करते हैं, कह सकते हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे बाहरी शराफत के नकाब के पीछे कुछ और ही छिपा हो सकता है। और अटरसन इसी छिपे हुए सच को जानने की कोशिश में लग जाते हैं। वो हाइड का पीछा करते हैं, उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं और आखिरकार उनकी मुलाकात हाइड से होती है। और वो मुलाकात कैसी रहती है? वो उनके शक को और पुख्ता कर देती है। हाइड का व्यक्तित्व और उसका रूप दोनों ही भयानक है। वो कद में छोटा है, कुछ अजीब तरह से डिफॉर्म्ड सा लगता है और उसे देखते ही एक अजीब सी नफरत या डर का एहसास होता है। मतलब जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल हो। हाँ बिल्कुल, जैसे वो बुराई का जीता जागता रूप हो।
और दूसरी तरफ जब अटरसन अपने दोस्त डॉक्टर जेकिल से हाइड के बारे में पूछते हैं तो जेकिल या तो बात टाल देते हैं या अजीब तरह से उसका बचाव करने लगते हैं या फिर पूरी तरह चुप हो जाते हैं। उनका ये रवैया रहस्य को और उलझा देता है। हाँ, कहानी तब एक भयानक और सनसनीखेज मोड़ लेती है जब हाइड एक बेहद सम्मानित और भले सांसद सर डैनवर्स कैरियो की सड़क पर बेरहमी से हत्या कर देता है। ओह, ये तो बहुत बड़ा मोड़ है। हाँ, और ये हत्या बिना किसी वजह के अचानक और बहुत ही वहशी तरीके से की जाती है। ये सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि समाज के उस प्रतिष्ठित और सभ्य चेहरे पर एक क्रूर हमला है। जाहिर है पूरे लंदन में दहशत फैल गई होगी। बिल्कुल, पुलिस और अटरसन दोनों हाइड की तलाश में जुट जाते हैं, लेकिन हाइड जैसे हवा में गायब हो जाता है। और जेकिल का क्या, उसका क्या रिएक्शन होता है? इस हत्या के बाद डॉक्टर जेकिल का व्यवहार और भी ज्यादा अजीब और अस्थिर हो जाता है। वो कुछ समय के लिए तो बहुत खुश, मिलनसार और दान पुण्य करते नजर आते हैं, जैसे वो अपने गिल्ट से उभरने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा। लेकिन फिर अचानक वो गहरे डिप्रेशन और अकेलेपन में चले जाते हैं। खुद को अपने घर और लैब में बंद कर लेते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं। मतलब एकदम एक्सट्रीम्स। हाँ, उनकी ये चरम अवस्थाएं, कभी बहुत ज्यादा सोशल, कभी पूरी तरह अकेले, उनके अंदर चल रहे एक भयंकर तूफान का संकेत देती हैं। यहीं पर कहानी इंसान के मन की गहराइयों में उतरती है। हाइड कौन है? वो सिर्फ एक बाहरी विलन नहीं है। हाइड असल में डॉक्टर जेकिल का ही अपना दबा हुआ, अनकंट्रोल्ड और कह सकते हैं आदिम हिस्सा है। जेकिल का अपना हिस्सा। हाँ, जेकिल की वो सारी गहरी इच्छाएं, गुस्सा, लालच, क्रूरता, स्वार्थ, वो सब भावनाएं जिन्हें सभ्य समाज में दिखाने की इजाजत नहीं है या जिन्हें खुद जेकिल अपनी सम्मानित पहचान के साथ जोड़ना नहीं चाहते थे। हाइड जेकिल के व्यक्तित्व का वो अंधेरा कोना है जिसे उन्होंने अपनी उस दवा के जरिए आजाद कर दिया था, ये सोचकर कि वो उसे कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं। और ये जो जेकिल का अंदरूनी संघर्ष है, ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर चलने वाला संघर्ष है। हर किसी के अंदर इच्छाएं और आवेग होते हैं जिन्हें समाज या नैतिकता के कारण दबाना पड़ता है। सही बात है। अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें तो इस द्वंद्व को कर्म के सिद्धांत से जोड़कर देखा जा सकता है। मतलब हमारे विचारों, इरादों और कर्मों के नैतिक नतीजे होते हैं। आत्मनियंत्रण या संयम का महत्व हमारे दर्शन में हमेशा से रहा है। हाँ, बिल्कुल। कई बार बाहरी तौर पर शांत और सज्जन दिखने वाले व्यक्ति के अंदर भी क्रोध, ईर्ष्या या लालच जैसी भावनाएं उबल रही होती हैं। कहानी ये सवाल उठाती है, क्या हम सबके अंदर भी एक छिपा हुआ हाइड मौजूद है जिसे हम दुनिया से और शायद खुद से भी छुपा कर रखते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, तो कहानी के अंत में क्या होता है? रहस्य कैसे खुलता है? कहानी का रहस्य अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता है जब डॉक्टर लानन, जो जेकिल और अटरसन के एक और पुराने दोस्त हैं, एक रहस्यमयी शौक से बीमार पड़कर मर जाते हैं। ओह, एक और मौत। हाँ, मरने से पहले वो अटरसन के लिए एक पत्र छोड़ जाते हैं जिसे जेकिल के गायब होने या मरने के बाद ही खोलने का निर्देश होता है। और अंत में जब जेकिल की प्रयोगशाला का दरवाजा तोड़ा जाता है तो वहां हाइड की लाश मिलती है। उसने जहर पी लिया होता है। हाइड की लाश? जेकिल कहाँ है? वही मिलता है, डॉक्टर जेकिल का लिखा एक लंबा पत्र, उनकी पूरी स्वीकारोक्ति, उनका कंसेशन। अच्छा, तो जेकिल ने सब बता दिया? हाँ, उस पत्र में डॉक्टर जेकिल ने सब कुछ खोलकर रख दिया था। उन्होंने बताया कि कैसे वो हमेशा से अपने अंदर अच्छाई और बुराई की इस दोहरेपन को महसूस करते थे और कैसे विज्ञान के प्रति उनके जुनून ने उन्हें इस दोहरेपन को अलग करने के लिए उकसाया। उन्होंने वो दवा बनाई? हाँ, उन्होंने एक ऐसी दवा इजाद की थी जो उनके शरीर और चेतना को बदल देती थी, जिससे उनका बुरा पक्ष मिस्टर हाइड एक फिजिकल फॉर्म ले लेता था। और हाइड क्या था जेकिल के शब्दों में? जेकिल लिखते हैं कि हाइड उनका वो हिस्सा था जो सामाजिक नियमों, नैतिकता, ज़मीर और किसी भी तरह के पछतावे से पूरी तरह आज़ाद था। हाइड सिर्फ अपनी पाशविक इच्छाओं की पूर्ति चाहता था, चाहे वो कितनी भी क्रूर या स्वार्थी क्यों ना हो। बाप रे। शुरुआत में जेकिल को हाइड बनने में एक अजीब सा रोमांच और आज़ादी का एहसास होता था। वो काम कर सकते थे जिन्हें डॉक्टर जेकिल के रूप में करने की वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन ये खेल खतरनाक होता गया होगा। हाँ, धीरे धीरे ये काबू से बाहर होता गया। हाइड ज्यादा शक्तिशाली होता गया, उसकी मांगें और क्रूरता बढ़ती गईं। और जेकिल का नियंत्रण कम होता गया। बिल्कुल।
एक वक्त ऐसा आया जब जेकिल बिना दवा पिए ही अचानक कभी भी हाइड में बदलने लगे। ओह, ये तो बहुत डरावना है। उनका अपनी पहचान पर कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो गया। वो हाइड के कैदी बन गए। हाइड की वहशत बढ़ती गई और जेकिल का डर, अपराध बोध और शर्मिंदगी भी। अंत में जब दवा बनाने के लिए जरूरी नमक भी खत्म हो गया और उन्हें लगा कि वो परमानेंटली हाइड बन जाएंगे, तो इस डर, हताशा और हाइड को रोकने में पूरी तरह नाकामयाब होने पर उन्होंने हाइड के रूप में ही आत्महत्या कर ली। ये कहानी का भावनात्मक और दार्शनिक चरम बिंदु है। जेकिल की स्वीकारोक्ति और उनका वो दुखद अंत, ये हमें हमारी अपनी कमजोरियों, हमारी अपनी अंधेरी इच्छाओं और उनके नतीजों का सामना करने की जरूरत दिखाता है। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग के गलत हो जाने की कहानी नहीं है। ये नैतिक और मनोवैज्ञानिक पतन की एक त्रासद कहानी है। ये दिखाती है कि बुराई को सिर्फ दबाने की कोशिश करना कितना खतरनाक हो सकता है। उसे समझना पड़ता है। सही कहा। इस आंतरिक संघर्ष की गूंज हमें भारतीय दर्शन में भी सुनाई देती है। जैसे भगवत गीता में अर्जुन, हाँ, कुरुक्षेत्र के मैदान में, हाँ, जहां वो अपने कर्तव्य यानी धर्म और अपने व्यक्तिगत मोह, भय और रिश्तों के बीच भयानक द्वंद्व का सामना करते हैं। हालांकि अर्जुन का संघर्ष नैतिक चुनाव का है, जबकि जेकिल का पतन अपनी ही बनाई हुई बुराई के आगे घुटने टेक देने का है। ये फर्क महत्वपूर्ण है। हाँ, जेकिल की कहानी ये सबक सिखाती है कि अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों या कमजोरियों को नकारने या दबाने के बजाय उन्हें समझना, स्वीकार करना और फिर सचेत रूप से उन पर नियंत्रण पाना ज्यादा जरूरी है। शायद योग, ध्यान, ये भक्ति मार्ग जो आत्मसमझ और इंद्रिय निग्रह पर जोर देते हैं, इसी संतुलन को पाने के रास्ते दिखाते हैं। मतलब सिर्फ दमन करने से तो हाइड और शक्तिशाली ही होता गया। बिल्कुल। तो इस कहानी से कौन से मुख्य विषय या थीम्स उभर कर सामने आते हैं, अगर हम सम अप करें तो? पहला तो है मानव स्वभाव का दोहरापन, यानी ड्युअलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। हाँ, ये सबसे स्पष्ट है। हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई, सभ्यता और बर्बरता, जेकिल और हाइड दोनों मौजूद होते हैं। दूसरा, आत्मनियंत्रण बनाम अनियंत्रित इच्छाएं। कहानी दिखाती है कि जब हम अपनी इच्छाओं और आवेगों पर कंट्रोल खो देते हैं तो नतीजे कितने विनाशकारी हो सकते हैं। हाइड अनियंत्रित इच्छा का प्रतीक है। बिल्कुल। तीसरा, सामाजिक नैतिकता बनाम व्यक्तिगत इच्छाएं। जेकिल का संघर्ष सामाजिक सम्मान और व्यक्तिगत दबी हुई इच्छाओं के बीच का टकराव भी है। हाँ, और विक्टोरियन समाज का वो पाखंड इस टकराव को और तीव्र बना देता है। और चौथा, दमन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव, यानी रिप्रेशन के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। सही। कहानी दिखाती है कि भावनाओं और इच्छाओं को लगातार दबाने से वे विकृत और खतरनाक रूप ले सकती हैं, जो मेंटल हेल्थ के लिए हानिकारक है। और ये सारे थीम्स आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं, है ना? बिल्कुल, उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 125 साल पहले थे। और दिलचस्प बात यह है कि स्टीवनसन ने यह कहानी मनोविज्ञान के कुछ बड़े सिद्धांतों के आने से पहले लिखी थी। फिर भी ये अनजाने में ही पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, जैसे आजकल जिसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर DID कहते हैं, हालांकि जेकिल का मामला ठीक DID नहीं है और साइको एनालिसिस के विचारों से जुड़ती है, जैसे फ्रॉइड के सिद्धांत। हाँ, खासकर सिगमंड फ्रॉइड के अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, और ID, ईगो और सुपर ईगो के सिद्धांतों से। फ्रॉइड ने मन के 3 हिस्सों की बात की थी। इड हमारी मूल पाश्विक इच्छाओं का स्रोत है, जैसे हाइड। सुपर ईगो हमारी नैतिकता और सामाजिक नियम है, जैसे समाज का दबाव और जेकिल की अपनी प्रतिष्ठा। और ईगो इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है, और जेकिल इसी में नाकाम रहे। हाँ। और जैसा आपने पहले बात की, भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये विषय कर्म, आत्मनिरीक्षण यानी स्वाध्याय, संयम और मानसिक स्वास्थ्य की हमारी पारंपरिक अवधारणाओं से गहरे जुड़ते हैं। योग और ध्यान जैसी तकनीकें मन को शांत करने, इंद्रियों को वश में करने और आत्म जागरूकता बढ़ाने पर जोर देती हैं। ये सब जेकिल के आंतरिक संघर्ष को संभालने में मददगार हो सकते थे। कहानी ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि शायद भक्ति या किसी उच्च आदर्श के प्रति समर्पण भी व्यक्ति को अपनी निचली प्रवृत्तियों से ऊपर उठने में मदद कर सकता है, बजाय उनके जाल में फंसने के। इस कहानी का असर तो जबरदस्त रहा है। जेकिल और हाइड सिर्फ एक किताब का शीर्षक नहीं रहा, ये तो एक मुहावरा बन गया है। हाँ, बिल्कुल। हम अक्सर किसी व्यक्ति के दोहरे या विरोधाभासी स्वभाव को बताने के लिए जेकिल और हाइड पर्सनालिटी कह देते हैं। इसने ना सिर्फ साहित्य और मनोविज्ञान को प्रभावित किया,
बल्कि फिल्मों, टीवी शोज और पूरी पॉप संस्कृति पे गहरी छाप छोड़ी है। हाँ, सोचिए फाइट क्लब या द नटी प्रोफेसर जैसी फिल्में, इनमें कहीं ना कहीं जेकिल और हाइड का आइडिया ही तो है, अलग अलग रूपों में। इसकी उत्पत्ति की कहानी भी काफी दिलचस्प है। सुना है स्टीवनसन को ये कहानी एक सपने में आई थी। हाँ, कहते हैं कि उन्हें एक बुरा सपना आया था जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति को कोई दवा पीकर अपने बुरे रूप में बदलते देखा। सपना इतना गहरा था कि उनकी पत्नी ने उन्हें छींकने पर जगा दिया। अच्छा, और कहते हैं उन्होंने इसका पहला ड्राफ्ट सिर्फ 3 दिन में लिख डाला था। कमाल है। ये कहानी उस समय के वैज्ञानिक माहौल से भी प्रभावित थी। चार्ल्स डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत आ चुका था और इंसान के अंदर छिपी पशुता यानी एनिमलिस्टिक नेचर पर बहसें चल रही थी। साथ ही ये विक्टोरियन युग की सख्त नैतिकता और दमनकारी माहौल पर एक तीखी टिप्पणी भी थी। साहित्यिक दृष्टि से देखें तो ये गॉथिक परंपरा में आती है, मेरी शैली की फ्रैंकेनस्टाइन की तरह, जो विज्ञान की सीमाओं, नैतिकता और इंसान की बनाई चीजों के खतरनाक परिणामों पर सवाल उठाती है। हाँ, और जैसे हर क्लासिक के साथ होता है, इसकी अलग-अलग व्याख्याएं भी की जाती हैं। बिल्कुल, कुछ इसे सिर्फ एक डरावनी रोमांच कहानी मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसे नैतिकता, पाखंड और मानव स्वभाव पर एक गहरा दार्शनिक चिंतन मानते हैं। इसका गॉथिक माहौल, कहानी का अंधेरापन और हिंसा के दृश्य शायद कुछ लोगों को भारी लग सकते हैं। हाँ, ये मुमकिन है, लेकिन इसकी मूल विषय अच्छाई बुराई का संघर्ष, पहचान का संकट, नियंत्रण की जरूरत, ये इतने यूनिवर्सल हैं कि हर पीढ़ी के पाठक इनसे जुड़ पाते हैं। और ये किताब तो अब आसानी से मिल भी जाती है ना? हाँ, एक और दिलचस्प बात यह है कि ये कालजयी कहानी अब पब्लिक डोमेन में है, मतलब इस पर किसी का कॉपीराइट नहीं रहा। इसका मतलब है कि इसे प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग जैसी वेबसाइटों पर या कई अन्य स्रोतों से मुफ्त में ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है। अच्छा, तो जो भी मूल कहानी का अनुभव करना चाहें, उनके लिए आसानी से उपलब्ध है। हाँ जी। तो इस पूरी चर्चा के बाद इस कहानी से हम अपने जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण सबक ले सकते हैं? मुझे लगता है पहला और सबसे बड़ा सबक है आत्मजागरूकता का। अपने अंदर के अंधेरे को, अपनी कमजोरियों को, अपने हाइड को पहचानना और उसे स्वीकार करना। हाँ, यही बदलाव का पहला कदम है। उसे नकारना या अनदेखा करना खतरनाक है। दूसरा सबक है संतुलन का। इच्छाओं को पूरी तरह कुचल देना भी उतना ही नुकसानदेह हो सकता है जितना उन्हें बेलगाम छोड़ देना। सही कहा। अपनी सहज प्रवृत्तियों और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच एक स्वस्थ संतुलन खोजना जरूरी है। तीसरा, नैतिक चुनाव का महत्व। जीवन लगातार हमें अच्छाई और बुराई के बीच चुनने का मौका देता है। सचेत रूप से सही रास्ता चुनना और उस पर टिके रहने का प्रयास करना अहम है। और चौथा, भावनाओं को समझना। जिन भावनाओं को हम दबाते हैं वो गायब नहीं होती, बल्कि अंदर ही अंदर पनपती हैं। उन्हें समझना, स्वीकार करना और स्वस्थ तरीके से व्यक्त या संभालना मेंटल हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल। अंततः ये कहानी हमें आत्मनिरीक्षण या स्वाध्याय के महत्व की याद दिलाती है। खुद को गहराई से समझना, हमारी प्रेरणाएं क्या हैं, हमारे डर क्या हैं, हमारी असल इच्छाएं क्या हैं, यही समझ हमें एक बेहतर और संतुलित इंसान बनने में मदद करती है। और यही आत्मज्ञान हमें उन विनाशकारी रास्तों पर जाने से बचा सकता है जिन्होंने डॉक्टर जेकेल का जीवन बर्बाद कर दिया। हाँ, ये सिर्फ अपने हाइट को नियंत्रित करने की बात नहीं है, बल्कि उसे समझने, स्वीकार करने और अपनी पूरी शख्सियत में सही जगह देने की बात है। ये मानव मन के अंदर चलने वाले अच्छाई और बुराई के शाश्वत संघर्ष का एक शक्तिशाली, कालातीत और विचारोत्तेजक अन्वेषण है। सही कहा। ये हमें याद दिलाती है कि हम सब जटिल हैं। हमारे अंदर उजाले और अंधेरे दोनों पक्ष हैं, और शायद इंसान होने का मतलब ही इसी द्वंद्व के साथ जीना सीखना और संतुलन की तलाश करना है। स्टीवनसन की कहानी की सबसे बड़ी खूबी शायद यही है कि ये बाहरी शैतानों या राक्षसों के बजाय हमारे अंदर के राक्षस पर ध्यान केंद्रित करती है। और आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हम लगातार बाहरी दबावों, सोशल मीडिया की उम्मीदों, सफलता की होड़, पहचान के संकट का सामना करते हैं, शायद अपने अंदर के हाइड को पहचानने, समझने और उसके साथ एक स्वस्थ रिश्ता बनाने की चुनौती पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और प्रासंगिक हो गई है। अपने अंदर के हाइड को जन्म देने और उसे मजबूत करने में मदद करता है। ये सवाल स्टीवनसन ने 1.5 सदी पहले उठाया था, और ये आज भी सोचने लायक है।